स्टूडेंट क्लास 9 साइंस का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो इसको आपको अच्छी तरह से कर लेना है ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो सके। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट को अच्छी तरह से कर लेना। और आपकी किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। तो इसका स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई। ठीक है, MCQs है। In an endothermic process, heat is absorbed. In an exothermic process, heat is evolved. And in a thermic process, no thermal change is observed. What is the nature of evaporation of ether? तो आपको पता है ना एंडोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, ऐसी रिएक्शन। एक्सो मतलब जहाँ हीट रिलीज हो या इवॉल्व हो। और एथर्मिक रिएक्शन क्या होता है या प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पे कोई थर्मल चेंज ना हो, ना तो हीट एब्जॉर्ब हो और ना ही हीट इवॉल्व हो। ठीक है, तो आपको पूछा एवेपोरेशन ऑफ ईथर क्या होता है। तो एवेपोरेशन कौन सा टाइप का रिएक्शन है, तो अभी मैंने आपको बताया ना एंडोथर्मिक में रिएक्शन में जिसमें हीट एब्जॉर्ब्ड होती है, जब हीट रिक्वायर्ड हो या एब्जॉर्ब्ड हो तो आप एंडो कहोगे। एक्सो मतलब जिसमें हीट इवॉल्व हो या रिलीज हो। तो एंडो के एग्जाम्पल जैसे फोटोसिंथेसिस है, तो सनलाइट एब्जॉर्ब होती है ना उसमें। या फिर एवोपरेशन, जब आप हीट दोगे तभी तो एवोपरेशन होगा, तो हीट एब्जॉर्ब होती है एवोपरेशन में। ठीक है, एंड एक्सो में एग्जाम्पल है जैसे कंबशन, कोई भी चीज़ बर्न करोगे तो हीट रिलीज होती है ना, तो एक्सो। रेस्पिरेशन करते तो हीट रिलीज होती है, तो ये एक्सो का एग्जाम्पल है। तो एवोपरेशन किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक का। तो यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बहुत याद करनी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस आपको करेक्ट ढूंढनी है इसमें से। तो देखो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन होती क्या है, जब मूवमेंट हो किसका, वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल्स का या एनी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का हायर रीजन से, हायर कंसनट्रेशन रीजन से लोअर कंसनट्रेशन में, और एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए उसके थ्रू। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल नहीं लिखा, जस्ट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लिखा है। हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन तो लिखा है, बट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी नहीं लिखा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आनी ज़रूरी है ऑस्मोसिस में। एक तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सेकंड हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एंड थर्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ तो नहीं है ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और ना ही वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे सॉलिड मॉलिक्यूल है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। सॉलिड मॉलिक्यूल थोड़ा ना मूवमेंट करते हैं ऑस्मोसिस में। एंड यहाँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो लिखा है, बट यहाँ पे आपको सेमी परमेबल नहीं लिखा, देखो है ना, परमेबल लिखा है, सेमी नहीं लिखा। तो ये वाली डेफिनेशन जो लास्ट वाली है वो बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है। तो आपको मैंने बता दिया कि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आप याद कर लेना, अलग से लिखने को भी आ सकती है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और एनी सॉल्वेंट, और एनी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर भी मॉलिक्यूल हो सकता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जरूरी नहीं वाटर ही हो, सॉल्वेंट में कोई भी हो सकता है, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाए, और किससे जाए, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना जरूरी है ऑस्मोसिस में। यहाँ पे लिखा तो ठीक था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, बट यहाँ परमेबल लिखा था, सेमी नहीं लिखा था, इसलिए ये वाला आंसर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन याद कर लेना। Next question, a particle accelerates from rest at a constant rate for some time and attains a constant velocity 8 meter per second. Afterward, it deaccelerates at a constant rate and comes to rest. If the total time taken in 4 seconds, the distance traveled is. तो आपको पूछा है, बोला है कि एक पार्टिकल पहले रेस्ट से एक्सेलरेट होता है कांस्टेंट रेट से, और फिर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेता है 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वो एक्सेलरेट होता है कांस्टेंट रेट से और फिर रेस्ट पे आ जाता है, और इसमें उसको टोटल टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड। तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हुई, तो आपको फॉर्मूला बताया ना डिस्टेंस निकालने का, मोशन की इक्वेशन का, क्या होता है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो जितना पहले एक्सलेट हुआ उतना डी एक्सलेट हुआ, तो एक्सलेशन तो कांस्टेंट रेट में बोले तो 0 हो गया, ये तो हट जाएगा है ना। तो एस यू टी होता है, बट क्योंकि आपको टोटल टाइम बोला है तो ये टोटल डिस्टेंस भी लेना पड़ेगा, एक बार जाने का और एक बार आने का, इसलिए हम एस नहीं लेंगे, डबल एस लेंगे। और ये तो 0 हो गया, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे इनिशियल कितना दिया, 8 दिया है ना, एंड टी एज इट इज़। ठीक है, ये इनिशियल ले सकते हो आप, इनिशियल तो 8 ही दी थी ना, 10 कितनी की थी इनिशियली, 8। तो 8 4 जा 32, और ये एस का जो ये 2 है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो यानी 16 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा पार्टिकल। ठीक है, तो आंसर ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूजिंग फर्टिलाइजर इन फार्मिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फर्टिलाइजर का यूज़ करना किसका एग्जाम्पल है फार्मिंग में, जब हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या है, हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन, नन ऑफ दीज, नो कॉस्ट प्रोडक्शन। तो देखो जब भी फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं तो यानी हाई कॉस्ट प्रोडक्शन हो रहा है।
ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्लोरोप्लास्ट में अकर इन, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है? क्लोरेन काइमा और सीव ट्यूब्स में, कॉलन काइमा, स्क्लेरन काइमा में, जाइलम पेरेनकाइमा एंड स्क्लेरन काइमा में, कि पेरेनकाइमा एंड कॉलन काइमा में? तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो वैसे तो मेनली कॉलन काइमा में होता है, क्योंकि कॉलन काइमा फोटोसिंथेसिस करता है, बट कभी कभी जब जो पेरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनमें भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, ये तो सबको पता होगा, क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन, डी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्वेश्चन पेपर्स की, तो वो क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर कर लेना, उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाई गई है। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम है, जैसे मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर भी देख लेना, एंड फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना है, उसको तो करना ही करना है अच्छी तरीके से, एंड ये वाले क्वेश्चन पेपर भी करने हैं आपको। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए, डीएनए प्रोटीन, तो डीएनए प्रोटीन है इसका आंसर। मैच ऑफ द फॉलोइंग विद करेक्ट रिस्पॉन्स, अ डजन ऑफ पेंसिल, डजन तो सबको पता है, डजन मतलब 12 होता है, किसी भी चीज़ का डजन बोलते हैं तो 12 होता है, तो 12 देखो बी ऑप्शन है ना, फर्स्ट का आंसर बी दिख रहा है, मैचिंग में मैच बोला करेक्ट, तो यानी सबको मतलब सारे मैच करने हैं, ऐसा तो नहीं बोला कौन सा करेक्ट पेयर है, जब करेक्ट पेयर हो तो आपको वो करेक्ट पेयर ढूंढना होता है सामने सामने, बट जब बोले कि मैच करो तो फिर आपको सारे मैचिंग करने होंगे। अ डजन ऑफ पेंसिल 12, एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23, एंड यूनिट यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस, जब केमिकल सब्सटेंस को हम अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं तो कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं? मोल, तो मोल की डेफिनेशन भी याद कर लेना, यूनिट यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, उसके अलावा मोल की डेफिनेशन मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर में भी समझाई है, तो इसलिए बोल रही हूँ कि प्रीवियस वीडियोस जो है साइंस की वो भी आप अच्छी तरह से कर लेना, प्लेलिस्ट पूरी की पूरी। तो यूनिट जो अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस को मेजर कैलकुलेट करती है उसको हम कहते हैं मोल। रेफरेंस एटम, किस एटम को रेफरेंस लेके हम कैलकुलेशन करते हैं? तो वो है हमारा कार्बन 12 एटम। ठीक है, कार्बन 12, तो इसका आंसर हम मैचिंग करेंगे तो 1 का आंसर तो बी है एंड 2 का आंसर डी है। देखो 1 का ए और 2 का बी, तो यहाँ 1 का ए तो है बट 2 का सी दे दिया इन्होंने। 1 का बी है ना, 1 का बी है 12, 1 का बी कहाँ पे लिखा है? ये रहा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड किससे कंपोजिशन होता है? ब्लड का कंपोजिशन ये भी मैंने आपको जो फाइनल एग्जाम की क्वेश्चन पेपर है उसमें बहुत डिटेल में कराया हुआ है, तो आप ब्लड का कंपोजिशन या ब्लड के फंक्शंस याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा, इसलिए कह रही हूँ बार बार प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, उसमें क्वेश्चन पेपर्स जितने भी है 4-5 वो आपको अच्छी तरह से कर लेने हैं। ठीक है, तो ब्लड का कंपोजिशन आपको पता है ना, ब्लड किससे बना है? ब्लड आपका प्लाज्मा से बना है और 3 टाइप की सेल से बना है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और 3 टाइप की सेल होती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो आपको जो फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है उसमें इसके डिटेल में WBC क्या क्या करती है, RBC क्या करती है एंड प्लेटलेट्स क्या करती है उसको डिटेल में समझाया गया, तो वहाँ से देख लेना आप। तो इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ब्लड कंपोजिशन किस किस से बना है ब्लड और उनके फंक्शंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना। क्वेश्चन नंबर 9, अ गिवन सॉलिड इज वेटेड इन एयर यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, तो एक सॉलिड है उसको हमने क्या किया? एक स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से वेट लिया उसका एयर में, इट इज़ देन वेटेड सेपरेटली बाय इमर्सिंग अ फुली फर्स्ट इन वेसल, फिर बाद में हमने क्या किया इसको? पहले तो हमने एयर में वेट लिया उसका, उसके बाद हमने वेट किया उसको, जब हमने पहले उसको ना पानी में डाला, इमर्स किया पानी में, और वो कैसा था? टैप वाटर था, पहले टैप वाटर में इमर्स किया एंड देन एक वेसल कंटेनिंग सॉल्ट सोल्यूशन, यानी कि 3 बार मेज़र किया हमने स्प्रिंग बैलेंस से वेट, एक बार एयर में सॉलिड को, एक बार एयर में मेज़र किया, उसके बाद एक बार उसको हमने टैप वाटर में डाला, उस इमर्स किया, उसके बाद उसका वेट मेज़र किया, और एक हमने सॉल्ट सोल्यूशन में वेसल को डाला और फिर उसका वेट मेज़र किया। तो पूछा है रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस किस में सबसे कम है? वाटर में लीस्ट आएगी कि सॉल्ट सोल्यूशन में लीस्ट आएगी कि एयर में लीस्ट आएगी कि इक्वल इन ऑल द 3 केसेस, कि सब में इक्वल आएगी? तो देखो अगर एक सॉलिड को मैं पहले एयर में मेज़र कर रही हूँ तो क्या रीडिंग आएगी जो स्प्रिंग बैलेंस की, या जब मैं उसे टैप वाटर में पहले इमर्स करूँ और फिर मेज़र करूँ उसकी रीडिंग को, या फिर मैं उसे सॉल्ट सोल्यूशन में डालूँ, इमर्स करूँ और फिर उसको रीडिंग करूँ? तो देखो आपको जो रीडिंग है स्प्रिंग बैलेंस की वेट, वो एक्चुअल में वेट किसके इक्वल होता है? ये सब फ्लूइड है ना, एयर भी फ्लूइड है, वाटर भी फ्लूइड है एंड सॉल्ट सोल्यूशन भी आपका फ्लूइड ही है ना, सॉल्ट का सोल्यूशन है, तो
अगर बायंट फोर्स, आपको पता है फ्लूइड क्या लगाते हैं, बायंट फोर्स लगाते हैं, अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, उसको हम बायंट फोर्स कहते हैं। तो बायंट फोर्स की डेफिनेशन याद कर लेना, अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स बाय अ फ्लूइड, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बायंट फोर्स, एंड दिस टेंडेंसी को हम कहते हैं बायंसी। तो अब जो बायंट फोर्स होता है ना, वो वेट जो होता है ना, अगर बायंट फोर्स जितना ज़्यादा होगा ना, वेट उतना कम हो जाता है, ये ध्यान रखना। बायंट फोर्स जितना ज़्यादा होगा, वेट उतना कम हो जाता है। अब बायंट फोर्स किस पे डिपेंड करता है, वो डेंसिटी और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होती है ना, बायंट फोर्स उतना ज़्यादा होता है। तो देखिए बच्चों, इस चीज़ को समझते हैं हम। अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट बाय फ्लूइड, जो भी अपवर्ड फोर्स फ्लूइड लगाते हैं, फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, उसको हम बायंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो जो अपवर्ड फोर्स फ्लूइड लगा रहे हैं उसको बायंट फोर्स कहते हैं। जितना ज़्यादा बायंट फोर्स लगाते हैं लिक्विड या फ्लूइड, वो यानी कि वेट अगर स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करेंगे उतना कम आता है, ठीक है। जितना ज़्यादा बायंट फोर्स उतना कम वेट। अब बायंट फोर्स जो होता है ना, वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड की या वॉल्यूम पे। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी ना, उतना ज़्यादा बायंट फोर्स होगा, और जितना ज़्यादा बायंट फोर्स होगा, अभी मैंने बताया ना, उतना कम वेट होगा, है ना। तो यानी कि डेंसिटी आपको पता करनी है कि एयर की ज़्यादा होती है कि वाटर की ज़्यादा होती है कि सॉल्ट वाटर की। तो जो सॉल्ट वाटर होता है ना, उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारे पास तीन है ना, एयर में एक बार हमने वेट मेज़र किया, एक बार लिक्विड में मेज़र किया यानी वाटर में, और एक बार सॉल्ट सोल्यूशन में यानी सॉल्ट वाटर में। तो उसमें से तीनों में से किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, सॉल्ट वाटर की। अगर डेंसिटी उसकी ज़्यादा, तो यानी वो ज़्यादा बायंट फोर्स लगाएगा, यानी ज़्यादा अपवर्ड फोर्स लगाएगा। और जितना ज़्यादा अपवर्ड फोर्स लगता है, यानी कि वो लाइटर होगा, है ना। जो जितना ज़्यादा बायंट फोर्स होगा, तो वो चीज़ क्या करती है, फ्लोट करती है ना, पता है ना आपको कि जितना ज़्यादा बायंट फोर्स होगा, वो चीज़ें क्या करती है, फ्लोट करती है। और अगर फ्लोट करती है तो वो हल्की हो जाएंगी, है ना। हल्की होंगी तभी तो फ्लोट कर रही है, लाइटर होंगी। तो लाइटर होंगी तो वो, यानी कि उनका वेट कैसा होगा, हल्का होगा, यानी लेस वेट होगा। तो जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा, उसका वेट सबसे कम, और उसका बायंट फोर्स उतना ज़्यादा, और वो क्या करती है, फ्लोट करती है, ठीक है। ये समझ आ गया। और डेंसिटी कम है तो बायंट फोर्स कम लगेगा, और यानी कि वो फ्लोट नहीं करेगी, फिर वो सिंक करेगी, यानी कि वो हैवियर हो जाएगी, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो आपको पूछा है कि किसका वेट लीस्ट है, तो सॉल्ट वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है ना, सॉल्ट वाटर की तीनों में से। तो इसलिए लीस्ट इन सॉल्ट सोल्यूशन आपका जो रीडिंग है वो सबसे कम आएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव यूनिफॉर्मली अलोंग द सर्कल देन, तो अगर कोई बॉडी अलोंग द सर्कल यूनिफॉर्मली घूमती है तो क्या होता है। तो देखो, जब भी बॉडी सर्कल में घूमती है, तो सर्कल में या तो वो कांस्टेंट स्पीड से घूमेगी, या मान लो 5 की स्पीड से सर्कुलर चक्कर लगा रही है, राउंड लगा रही है, 5 स्पीड वही है, बस चक्कर लगा रही है ना। लेकिन अगर वही बॉडी पहले आप सर्कुलर मान लो ट्रैक में पहले 2 की स्पीड से भाग रहे थे, फिर 4 की स्पीड से, फिर 6 की स्पीड से, यानी कि आपने अपनी स्पीड को लगातार क्या किया, चेंज किया, यानी वो तो यूनिफॉर्म नहीं होगा ना, फिर तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो आपको यहाँ बोला है कि सर्कल में चक्कर लगा रहे हैं यूनिफॉर्मली, यानी कि 5 की स्पीड, तो 5 की स्पीड से ही आप भाग रहे हो सर्कुलर ट्रैक पे। तो यानी कि जब यूनिफॉर्म मूव करोगे, तो यानी स्पीड तो चेंज नहीं होगी, ठीक है। स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों होगी वेलोसिटी चेंज, देखो सर्कल में लगातार आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो सर्कल में डायरेक्शन चेंज हो रही है लगातार, तो इसलिए डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्मली बोला है ना, तो इसलिए स्पीड कांस्टेंट है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, वट मास ऑफ CO2 विल 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल कंटेन। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, CO2 का मास निकालना है अगर इतने मॉलिक्यूल उसके अंदर हो। तो प्रीवियस वीडियो जाके इसकी डिटेल में है, वो चेक कर लेना एक बार। तो देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है 1 मोल बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और इसके अलावा 1 मोल मॉलिक्यूलर मास के बराबर तो होता ही है, नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर के बराबर भी होता है, यानी कि 1 मोल जो होता है मॉलिक्यूल्स का, उसमें कितने नंबर होते हैं, मॉलिक्यूल्स के इतने नंबर होते हैं, ठीक है। तो 1 मोल मोलर मास के बराबर भी होता है, और एवोगैड्रो नंबर के बराबर भी होता है, ये एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो क्वेश्चन में बोला है कि इतने मॉलिक्यूल में, तो हमें पता है इतने मोलर मास होगा, क्योंकि इसका मोलर मास हम जब निकालेंगे तो वो इतना आएगा। और ये निकालना मैंने आपको बताया है। कार्बन और डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, देखो कार्बन का कितना एटम है, 1 एटम है ना, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। अब इनके एटॉमिक मास आपको पता है, कार्बन का 12 है एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का 16 होता है।
तो इनको 12 और 16 यानी 44 ग्राम इसका मॉलिकुलर मास है, उसी का मोलर मास कहते हैं। तो मॉलिकुलर मास कितना है 44 ग्राम, उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, इतने मॉलिक्यूल होंगे। तो हमें कितने मॉलिक्यूल के लिए पूछा है 3.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के लिए पूछा है कितना मास होगा। तो अगर इतने में 44 ग्राम मास है तो इतने में कितना होगा, देखो ये इसका जस्ट आधा है ना, दिख रहा है ना, इसका आधा करा तभी तो ये आया, तो इसका भी आप हाफ कर दो या फिर आप यूनिटरी मेथड लगा दो। इतने में इतना है तो पहले एक में निकालो, तो एक में निकालने के लिए इसको ऊपर रखोगे और इसको नीचे रखोगे, है ना। पहले एक में निकालोगे, ये वाला जब भी एक में निकालते हो तो ये चीज़ कहाँ चली जाती है, डिवाइड में चली जाती है। और फिर इतने में निकालोगे तो ये एक में आई है तो इससे मल्टीप्लाई कर देना। और वैसे भी अंडरस्टूड है, अगर इतने में इतना है तो इसका आधा करूँगी तो इसको भी तो आधा करना पड़ेगा। तो ये देखो इसकी ये इसका डबल, इसके 2 टाइम्स आएगा, ये कट गया और इसका हाफ करोगे तो 22 ग्राम। यानी कि वो दिख ही रहा था कि इतने में अगर इतना मोलर मास निकाल लिया करो पहले इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद इतना मोलर मास है तो इतने मॉलिक्यूल है, तो या तो आपको ये बोलते 22 ग्राम में निकालो कितने मॉलिक्यूल होंगे, है ना। तब तो आप यहाँ से यूनिटरी लगाते। अभी आपको बोला इतने मॉलिक्यूल में कितना मास है, तो आप इनको बराबर रखो, मोलर मास को मॉलिक्यूल्स के बराबर। तो ये मॉलिक्यूल इतने मॉलिक्यूल में निकालना है कितना मास है, तो यहाँ से यूनिटरी मेथड लगा दो। तो पहले एक में निकालो, तो एक में निकालते तो ये डिवाइड में जाता है और फिर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 22 ग्राम होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ आर शोन बाय। तो जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है बार बार पूरी लाइफ में आपका, रिदमिक मतलब रिदमिक को कह सकते हैं पंप की तरह, जो कभी हमारा कॉन्ट्रैक्शन होती है बॉडी, कभी रिलैक्स होता है, तो वो किसके कारण होता है, वो एपिथेलियम लंग्स के कारण होता है, स्ट्रेटेड मसल ऑफ टंग के कारण कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आता है, या स्ट्रेटेड मसल ऑफ लिम्स के कारण कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, कि कार्डिक मसल्स ऑफ हार्ट। तो देखो हार्ट के कारण ही तो कभी बॉडी रिलैक्स करती है कभी कॉन्ट्रैक्ट करती है ना। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। रिदमिक मतलब जैसे रिदम में कोई पंपिंग होती है ना, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 13 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड विद इन द सेल। तो इनमें से कौन सा कंसर्न है जिसमें लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट और सिंथेसिस हो रहा है सेल के अंदर। तो यहाँ पे आएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर क्विकलाइम। क्विकलाइम का फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्विकलाइम किसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसको तो स्लेक्ट लाइम कहते हैं, CaOH2 को क्या कहते हैं, स्लेक्ट लाइम, और ये क्विक लाइम है, ठीक है। और ये तो कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज फॉर्म व्हेन सैंड एंड वाटर आर मिक्स थ्रोली एंड देन केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। कौन सा सोल्यूशन है जब सैंड और वाटर को मिक्स करते हैं, ये तो आपने अच्छी तरह से याद किया होगा। इसके अलावा मैं फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, सस्पेंशन कोलाइडल में डिफरेंस करो, तो वहाँ पे आप डिटेल में इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है सैंड और वाटर को मिक्स करते तो कौन सा सोल्यूशन होता है, ये तो सबको पता है ना। ये कैसा होता है, तो जब भी सैंड और वाटर मिक्स होते हैं तो सैंड का साइज़ बहुत बड़ा है ना, तो यानी कि वो सस्पेंशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जब आप हिलाते हो उस दोनों के मिक्सचर को, तो वो क्या होता है, क्लाउडी हो जाता है ना, तो उसके पार्टिकल दिखने लगते, तो सस्पेंशन, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मैचिंग करनी है आपको सबको ही, करेक्ट रिस्पॉन्स, यानी कि ऐसा तो नहीं बोला ना करेक्ट पेयर, जब पेयर बोले तो कोई एक पेयर करेक्ट होता है या इनकरेक्ट होता है, लेकिन अभी बोला मैच करो, तो मैच करना है आपको सबको। तो ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, वीट से। ग्रीन यानी क्रॉप्स, ठीक है, तो क्रॉप्स क्या है, वीट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन वीट प्रोडक्शन, ये सही है, ये तो सामने सामने है, A का 1। वाइट रेवोल्यूशन आपका मिल्क है, याद रखना, एग मत लिख देना, एग भी कहीं को वाइट होते हैं। वाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन बड़ा था वाइट रेवोल्यूशन में, तो वाइट रेवोल्यूशन इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, यानी थर्ड वाला। सिल्वर रेवोल्यूशन आपका एग प्रोडक्शन होता है, इंक्रीज एग प्रोडक्शन, सिल्वर रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, ब्लू रेवोल्यूशन आपका फिश से रिलेटेड है, इंक्रीज फिश प्रोडक्शन। तो ग्रीन का आएगा वीट से, ए का फर्स्ट है, बी का थर्ड है, और सी का सेकेंड है, और डी का फोर्थ है। देखो ए का फर्स्ट कहाँ पे लिखा है,
इस वाले में, हाँ इसी में लिखा है ना, तो सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। एजर्शन है कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन ए स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस। तो बच्चों देखो, अगर पोजीशन ग्राफ यानी एसटी ग्राफ में पैरेलल लाइन है ना, तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है कि आपका जहाँ हो ना, यानी कि 10 मीटर पे हो तो 10 ही मीटर पे हो आप, टाइम कितना भी बढ़ता जा रहा है तो आप मतलब 10 मीटर पे अगर पहुँच गए थे ना इनिशियली, तो आप 10 में ही रहोगे, है ना। ये तो है पैरेलल का मतलब। तो टाइम कुछ भी हो बट आप 10 पे हो और 10 मीटर डिस्टेंस पे ही रहोगे, तो यानी कि आप बॉडी किस पे होगी, रेस्ट पे होगी। तो जब भी एसटी ग्राफ में पैरेलल लाइन आती है तो यानी रेस्ट होता है। और अगर एसटी ग्राफ में पैरेलल लाइन ना आके ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाए तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलेरेशन ज़ीरो होता है। और एसटी ग्राफ का ये जो स्लोप होता है ये वेलोसिटी होता है। ठीक है, हाँ अगर वीटी ग्राफ हो, तो अगर वीटी ग्राफ का ये लाइन आ जाए, वीटी ग्राफ की बात कर रही हूँ मैं, वीटी ग्राफ में ये लाइन आ जाए तो वी क्या है आपका स्ट्रेट, वी आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे वी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ वी कांस्टेंट है। ठीक है, वी कांस्टेंट है ना, वी अगर 8 मीटर पर सेकेंड है तो 8 ही है हर बार, और वी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलेरेशन ज़ीरो होता है। तो एक्सेलेरेशन ज़ीरो कब कब होता है, जब वी टी ग्राफ पैरेलल हो, और एक्सेलेरेशन ज़ीरो कब होता है, जब एस टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, है ना, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, तो देखो किस केस में होता है, एक तो एस टी ग्राफ में जब ऐसी लाइन हो, या फिर ऐसे वी टी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ऐसी पैरेलल लाइन हो, तो हमारा वी कांस्टेंट होता है, तब एक्सेलेरेशन जीरो होता है इन दो केसेस में। बट आपको क्वेश्चन में क्या बोला, पोजीशन टाइम ग्राफ और उसमें पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन का मतलब तो बॉडी रेस्ट पे है, फिर थोड़ा ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए तो पैरेलल लाइन थोड़ी ना होती है, तो ये एजर्शन वाली लाइन तो फॉल्स है कि ये बोला पोजीशन टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्मली भी चल रहा है और वो पैरेलल आएगा, तो पैरेलल आएगा तो वो तो यूनिफॉर्मली थोड़ा ना चलेगा, वो तो रेस्ट पे होगा। तो ये एजर्शन आपका फॉल्स है। ठीक है, रीजन पढ़ लेते हैं। द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन गिव द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यस, ये करेक्ट है आपका। मैंने बताया ना पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर ये यूनिफॉर्मली वेलोसिटी है तो वो कैसी होती है, वो जो एस टी ग्राफ अगर यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है क्योंकि, तो ये जो स्लोप होता है ये वेलोसिटी होती है एस टी ग्राफ में। हाँ वी टी ग्राफ में ये जो स्लोप आता है वी टी ग्राफ का, वो क्या आता है, एक्सीलरेशन आता अगर वी टी ग्राफ ऐसे होता। बट एस टी ग्राफ में ये जो स्लोप आया वेलोसिटी है। ठीक है, तो अगर ऐसे आया तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, बट अगर ऐसे आया तो यानी कि वेलोसिटी क्या है आपकी, ज़ीरो है। वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, इसका मतलब तो यानी बॉडी रेस्ट पे है। ओके, तो अगर पैरेलल लाइन है तो ये बोल रहा पैरेलल लाइन भी है और यूनिफॉर्मली भी मूव कर रहा है, तो ये तो फॉल्स है, ऐसा तो हो नहीं सकता। रीज़न ठीक है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपका यूनिफॉर्म मोशन है अगर, तो वो स्लोप जो है वेलोसिटी होता है, ये ट्रू है आपका। तो एजर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। एजर्शन है एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यस, ये भी करेक्ट है। आयरन अलमीरा कैसी होती है, सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि वो रिजिड होती है। पता है ना सबको, आयरन कैसा होता है, रिजिड होता है, और रिजिड होता है और उसकी शेप भी क्या होती है, डेफिनेट होती है। तो जब आयरन की रिजिड बॉडी होगी और शेप भी डेफिनेट होगी तो वो सॉलिड ही रहेगा। यस, सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है ना कि वो रिजिड होता है और कैसा होता है, शेप उसकी डेफिनेट होती है। तो ये एजर्शन ट्रू है आपका। उसके बाद वाटर कैन फ्लो एंड इट एज्यूम द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। रीज़न भी आपका करेक्ट है कि वाटर फ्लो कर सकते हैं और वो शेप ले सकते हैं, क्योंकि लिक्विड किसी भी कंटेनर की शेप ले सकते हैं। तो ये भी रीज़न भी करेक्ट है, बट रीज़न एक्चुअल में इसको एक्सप्लेन थोड़ा ना कर रहा है कि ये सॉलिड क्यों है, आयरन सॉलिड क्यों है, एजर्शन को थोड़ा ना एक्सप्लेन कर रहा है। ये अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है, बट कोई किसी को एक्सप्लेन थोड़ा ना कर रहा है। तो ये सिर्फ करेक्ट है, दोनों ट्रू है, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। तो जब एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है तो बी ऑप्शन होगा आपका। अगर एक्सप्लेनेशन भी ठीक होता तो ए ऑप्शन होता। तो अभी एजर्शन रीज़न ट्रू है, लेकिन रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। वेजल एंड सीव ट्यूब बोथ आर मीन फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पज। एजर्शन है कि वेजल और सीव ट्यूब जो होती है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। यस, करेक्ट है। वेजल और सीव ट्यूब क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है फूड को, है ना। और वेजल लिग्निफाइड होती है, रीज़न है। यस, ये भी ट्रू है कि वेजल लिग्निफाइड होती है। लिग्निफाइड मतलब वो सपोर्ट देती है, स्ट्रेंथ देती है प्लांट को। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है आपका, वेजल लिग्निफाइड होती है।
तो यहाँ पे एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है इसका भी, तो इसका आंसर भी बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम इज पॉपुलरली नोन एज प्लम पुडिंग एंड क्रिसमस पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। यस, ये आपने पढ़ा हुआ। थॉमसन मॉडल को हम किस नाम से जानते हैं? प्लम पुडिंग। केक जो होता है ना, जैसे केक होता है, केक में जैसे कुछ पार्ट में तो आपका ब्रेड होती है और फिर वहाँ पे चेरी वगैरह डली होती है, तो वैसी प्लम पुडिंग की तरह होता है थॉमसन का मॉडल। एजर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है आपका। उसके बाद रीज़न है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल एन एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। ये भी करेक्ट है कि थॉमसन का पुडिंग मॉडल जो है उसमें एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड होते हैं, ये भी ठीक है। और उसके बाद आगे की स्टेटमेंट भी होती है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो आपस में बैलेंस होते हैं ना, तो आपको याद करना है कि थॉमसन का मॉडल क्या होता है। तो यानी कि आपका एजर्शन भी ठीक था और रीज़न भी ठीक है, और रीज़न एक्चुअल में समझा ही तो रहा है क्यों कहते हैं उसको मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, क्योंकि उसमें जो एटम होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होता है, तो ये रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है उसको, है ना। तो जब एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट हो तो ए ऑप्शन होता है, इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। सेक्शन बी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन हम इसके सेकेंड पार्ट में करेंगे। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि मोटिवेशन भी मिलता रहे। तो आपको वीडियो शेयर ज़रूर करनी है एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो उसका नेक्स्ट पार्ट और बाकी प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखिए, ठीक है।